सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास तक यानी कि मैंने 10 लेक्चर्स लगाए हैं अभी तक आपको पहला और सब्जेक्ट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो चल रहा था उसका पहला चैप्टर समझाने में, और हम लोगों ने A to Z इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, various types of contracts, essential elements of a valid contracts, differences between अलग अलग types of contracts and agreements जैसे कि valid contract, void agreement, unenforceable contracts, illegal agreements वगैरह वगैरह। कल हमने ये भी देखा था कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक ही पार्टी को अपना काम करना बाकी है, जहां पर दोनों पार्टीज को अपना काम करना बाकी है। इसके अलावा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है एंड नाउ नथिंग इज पेंडिंग टू बी डन इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक या एक से अधिक पार्टी को अपना काम करना अभी बाकी हो, दैट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और हमने ये भी देखा था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट are a form of a type of executory contract itself। आशा करता हूं आपने ये सब रिवाइज किया होगा, और जैसा कि आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डाउट्स भी आ रहे हैं, अलग अलग नए नए तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आई कैन डेफिनेटली से दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली इनटू इट एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो कुछ नया सीखें रोज, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ का। सो आई एम ऑलवेज देयर एट योर डिस्पोजल। आइए आज हम लास्ट पार्ट चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। कवर हम लोग सभी कुछ कर चुके हैं, एक तरीका देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हमें उनका आंसर करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, What are the essential elements of a valid contract? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, स्टेट इन ब्रीफ। तो हमने करीब करीब 11 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं। यस, याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आ रहा होगा। क्विकली देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। There must be an agreement. Yes, agreement, and that agreement should be between two parties. दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे बनेगा? ऑफर और एक्सेप्टेंस से चालू होकर एग्रीमेंट बनेगा, और कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। यस, क्योंकि एक ही पार्टी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती है। आइए, तो ये 11 एलिमेंट्स, एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी कंसेंसस एट इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि वो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो उसमें कोई हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे देयर इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज until and unless it is specifically agreed between the parties that yes we have an intention to create relationship। जबकि इन कमर्शियल एग्रीमेंट we assume, that is presume, पहले से assume कर लेते हैं that yes there is an intention to create legal relationship। yes, capacity to contract, minor नहीं होना चाहिए, major aged person होना चाहिए। yes, number 2, he should be a person of sound mind। yes, and he should not be specifically disqualified by law। lawful consideration, lawful object, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। एंड द एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड और इलीगल, कहीं भी लॉ में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहे किसी दूसरे लॉ में, उस तरीके के एग्रीमेंट्स को बनाना वॉइड या इलीगल नहीं बोला गया हो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यदि अग्रीमेंट में मीनिंग अनसर्टेन है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यदि अनसर्टेनिटी तो है
लेकिन दो प्रोबेबिलिटीज हैं कि हम चाहें तो उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? कि यदि उसका मीनिंग सर्कमस्टांसेस से डिराइव किया जा सकता है क्या? यदि ऑयल वेंडर केवल एक तरीके का ऑयल ही बेचता हो तो हम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग फिर भी डिराइव कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं उस पे। जबकि वो ऑयल वेंडर यदि बहुत सारे ऑयल तरीके के ऑयल्स में डील करता है और आपने सिंपली उसे बोल दिया 100 लीटर तेल दे देना, तो क्या अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग डिराइव किया जा सकता है? नहीं। नेक्स्ट इज possibility of performance. Agreement to do an impossible act is in itself is not correct and legal formalities सारी बातें हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस बन के कॉन्ट्रैक्ट बन जाने की, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आपने पूरी नहीं करी है। लाइक द एग्रीमेंट, कुछ तरीके के एग्रीमेंट्स के लिए बोला गया है दे मस्ट बी इन राइटिंग, दे मस्ट बी having witnessed by two people, they must be having duly stamped। तो वो सब फॉर्मेलिटीज आपने पूरी नहीं की है, तो भले ही ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं रह जाएगा क्योंकि आपने वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो कंपलसरी थी वो पूरी नहीं करी है बेटा। तो एक तो हो गया पहला तरीका कि आप इसे इस तरीके से मेंशन कर दें एक बॉक्स में और फिर धीमे धीमे एक एक पॉइंट को छोटे छोटे में एक्सप्लेन करते रहें। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ही है, बहुत सिंपल है, जैसा कि आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, उन्होंने इसे बाइफरगेट कर दिया है एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 कैसे? याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सिएबल। तो यहाँ का ट्री अलग चलता है, यहाँ का ट्री का पोर्शन अलग चलता है। यहाँ वाले ट्री का सेगमेंट सेक्शन 10 में बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है? बिल्कुल सेक्शन 10 के अंदर ही बताया हुआ है। तो सेक्शन 10 में 5 या 6 जो बातें की गई हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक तो हम अलग से स्पेसिफाई कर दें और जो सेक्शन 10 के अलावा पॉइंट्स हैं वो हम अलग से स्पेसिफाई कर दें। तो एक तरीका जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो भी हो सकता है। उसी तरीके से आप डायरेक्टली एक बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं, मॉड्यूल वाला रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बस बात इतनी सी ध्यान रखिएगा कि दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही अच्छे हैं। एक आपने यदि एक शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से यदि रिप्रेजेंट कर दिया कि बॉस आपको सारे पॉइंट्स ध्यान हैं, एग्जामिनर के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ सके। यदि आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसको भी पता पड़ जाएगा, हाँ भाई बंदे या बंदी को सब कुछ आता है, करीब करीब बातें आती हैं, तो मार्क्स आप उससे इजीली निकाल पाओगे। और कहा भी गया है a picture is better than 1,000 words, a pictorial representation, flow charting representation। इस तरीके से ये नंबर निकालने के तरीके हैं, आपको आने चाहिए। आगे में जैसे जैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझ में आएगा आपको मैं और अच्छा तरीका बताऊंगा कि पहले सेक्शन मेंशन कीजिए, रेलेवेंट सेक्शन जो भी उस कंडीशन पे लग रहा है उस सेक्शन, देखिए सेक्शन नंबर का भी मार्क होता है, फिर उस सेक्शन में बात क्या लिखी गई है, फिर आपका प्रेजेंट केस क्या है उसका आपको एनालिसिस भी करना है, और यदि उसके ऊपर एप्लीकेबल कोई केस लॉ भी लगता है तो आपको वो भी डिफाइन करना है। लेकिन कितने नंबर्स क्या क्या वगैरह, क्या नंबर्स के लिए कितना सा लिखना है और कितने नंबर्स के लिए आपको ज़्यादा लिखना है, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आंसर तो सबको पता होते हैं, इट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज़ गोइंग टू फेच यू द मार्क्स। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बॉक्स बना के यदि आप ऐसा सारे के सारे 10-11 पॉइंट्स पहले ही मेंशन कर दें या फिर जैसा आपके मॉड्यूल में है वैसा भी मेंशन कर दें, दोनों से आपको मार्क्स फेच होंगे। पॉइंटर्स दीजिएगा अपना पूरा आंसर लिखने से पहले, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स निकालने में आसानी रहेगी। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट इन ब्रीफ। खुद क्वेश्चन कह रहा है एकदम ब्रीफ में, छोटे में आप बताइए। सेकेंड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कमेंट, तो ये बात तो हमने पहले डिस्कस भी करी है
कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ या फिर लीगली एनफोर्सिएबल। एग्रीमेंट का दायरा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बड़ा होता है या नहीं होता है? एग्रीमेंट जो होता है उसका दायरा कॉन्ट्रैक्ट्स के दायरे से बड़ा होता है, क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लाइक सोशल एग्रीमेंट्स, like domestic agreements, like commercial agreements, बट उनमें से केवल कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज तक पहुंच पाते हैं। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज तक पहुंच पाते हैं? विच आर लीगली एनफोर्सिएबल और एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या दी गई है सेक्शन 2H में? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। तो हम देखते हैं एग्रीमेंट्स का दायरा एक तो बड़ा होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो डेफिनेटली एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब एग्रीमेंट तो है ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दो चीजों से मिलकर बनता है। लेकिन एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाएगा? हो सकता है दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल एंड इट माइट नॉट बी हैविंग ऑल द एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस एग्रीमेंट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जरूरी नहीं है। तो अब क्या है, इसके लिए आपको क्या बताया था? सेक्शन 10 और सेक्शन 10 के अलावा जो बातें, तो आप जब अब सेक्शन 10 की डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्लियरली स्टेट करती है। आइए देखते हैं सेक्शन 10 की डेफिनेशन। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ नंबर 1 दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly या specifically declared to be void। तो ये 5-6 बातें तो यहाँ से निकल के आ रही हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा और भी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी मेंशन करने रहेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो ये डेफिनेशन तो आपको सेक्शन 10 मेंशन करके देनी ही होगी और समझाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एग्रीमेंट तो होता ही है, बट एग्रीमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। जरूरी नहीं है सारे एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सिएबल हो ही हो। ठीक है, और बाकी के जो 5 एलिमेंट हैं जो कि इधर नहीं सेक्शन 10 में मेंशन नहीं किए गए हैं, वो भी आपको एसेंशियल एलिमेंट्स मेंशन करने रहेंगे। समझा लेंगे? वेरी गुड। सेट और सबसेट का भी आप लोग एक तरीके से सहारा ले सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अ फादर प्रॉमिस टू पे हिज सन अ सम ऑफ 1 लाख इफ द सन पास द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। कि यदि आप पहले अटेम्प्ट में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। फादर ने सन को ये बात बोली। सन ने वो एग्जामिनेशन सही में पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, लेकिन फादर फेल्ड टू पे द अमाउंट एज प्रॉमिस्ड। फादर साहब ने नहीं दिया। सन फाइल्स अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। State along with reasons whether son can recover the amount under Indian Contract Act 1872। क्या सन वो अमाउंट रिकवर कर पाएगा 1 लाख रुपए का अपने फादर से? बहुत बड़ा हो गया है सन, तभी केस कर दिया भैया। Whether promised by a father to pay 1 lakh if the son passes CA exams in the first attempt is a valid contract। तो भैया क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आएगा? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उनके बीच में सही में कोई कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं, या ये जो एग्रीमेंट हुआ था या जो फादर ने प्रॉमिस कर दिया ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखिए, फादर ने सन को बोला 1 लाख रुपया मिल जाएगा यदि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जामिनेशन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। ठीक है, सन ने कर भी लिया, लेकिन फादर का ये जो प्रॉमिस था मैं तुम्हें ये लाके दूंगा, ओके, सन ने भी पूरी ताकत लगा दी। क्या ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट की श्रेणी में नहीं आ रहा है? उन लोगों के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट की श्रेणी में ही आ रहा है। फादर सन का रिलेशनशिप जो है उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो ठीक है।
फादर ने जो प्रॉमिस किया सन को वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट की श्रेणी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वहां पर इंटेंशन था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप? वॉज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? हम मान के चलते हैं देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप in domestic agreements. So there is no intention to create legal relationship as it is a domestic or social agreement. मैं कहूँगा ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, as it is a domestic agreement. और फादर, और एक बात ये भी तो बोली थी हमने, दोनों ही पार्टीज को ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. फादर को कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है क्या? सन को तो मिल रहा है. फादर को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, फादर को कुछ नहीं मिल रहा है. इसलिए देयर इज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी नहीं बन सकता है. और दूसरा रीजन कि यहाँ पर देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. Therefore, the son cannot sue the father for recovering 1 lakh as there is no contract between the father and the son. कोई contract नहीं है क्योंकि it is a social, it is a domestic agreement, number 1. Number 2, ये contract इसलिए भी नहीं बना है क्योंकि फादर को कुछ देने की बात ही नहीं हुई थी. तो दोनों ही बेसिस पे आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. X invites Y to dinner. Y accept the invitation but fails to turn up. X ने Y को डिनर के लिए बुलाया, Y ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया शाम को डिनर करने का, लेकिन आया नहीं बेटा. सो कैन X sue Y फॉर द डैमेजेस, जो भी उसने डिनर के लिए अरेंजमेंट किए थे, क्या उनके लिए वो Y को से डैमेजेस वसूल सकता है? आप खुद समझदार हैं, अभी तक तो समझ ही गए होंगे. द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल अग्रीमेंट बिटवीन X एंड Y. एक ने डिनर के लिए ऑफर दिया, दूसरे ने डिनर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, सोशल एग्रीमेंट है भैया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये कमर्शियल एग्रीमेंट भी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. सोशल एग्रीमेंट में प्रिजम्पशन नहीं लिया जाता इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. सो X कैनॉट स्यू Y फॉर द डैमेजेस. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, X ऑफ कश्मीर इनवाइट्स Y ऑफ कन्याकुमारी टू स्टे विद हिम ड्यूरिंग समर वेकेशंस and Y accepts the invitation and inform X accordingly. X ने Y को, X कश्मीर में बैठा है, Y कन्याकुमारी में बैठा है. X ने Y को कश्मीर बुलाया गर्मी की छुट्टियों में. Y ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और X को बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया आ रहा हूं मैं. लेकिन जब Y X के घर पहुंचा कश्मीर में, he finds it locked and he has to stay in a 5-star hotel. Can Y claim damages from X? Again, ये कैसा example है? It is an example of a social agreement. Therefore, presumption, no intention to create legal relationship, hence no contract. When there is no contract, तो फिर damages वसूलने की बात ही कहाँ आती है? X makes a promise to his son Y to give him pocket money of 1,000 per month. आफ्टर 6 months X ने अपने सन को क्या प्रॉमिस किया? 1,000 रुपए प्रति महीना आपको मेरे से पॉकेट मनी मिलेगी. 6 महीने तक तो पिताजी ने अपना वादा निभाया, लेकिन ही स्टॉप्स मेकिंग द पेमेंट. कैन Y क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम X? जो सन है, क्या वो डैमेजेस वसूल सकता है X से? अरे यार, ये कैसा एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट. वापस वही, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 1. नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट किस लिए भी नहीं होगा? क्या दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 7, X एग्रीज टू मैरी Y. देखो भैया, मैरिज करने के एग्रीमेंट्स बाकायदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ठीक है, सो X एग्रीज टू मैरी Y बट Y डाइज बिफोर द मैरिज टेक्स प्लेस. जिससे मैरी करने का वादा किया था उसका देहांत हो गया
अपना ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है ये पूरा होने से पहले, तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा हो पाएगा? बनाया था तब तो सही था, लेकिन अब बनने के बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिससे कि अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन है, इज इट अ वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा? जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं, जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं। वॉइड एब इनिशियो, क्या ये एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है? नहीं, ये एग्रीमेंट शुरुआत से गलत नहीं है। इसलिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल, बट बाद में कुछ ऐसा हो गया ना जिससे कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नो मोर एनफोर्सिएबल। बना था तब तो सही था, लेकिन बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो इट इज एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड एग्रीमेंट, रादर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसे अब लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8. X, a coolie in uniform carried Y's luggage from the railway platform to taxi without being asked by Y. Y ने कुछ नहीं बोला, पर कुली महाशय X जो कि कुली महाशय थे चुपचाप आए, Y भाई साहब का लगेज उठाया और रेलवे प्लेटफॉर्म से टैक्सी की तरफ ले जाने लगे बिना वाई के बोले हुए। अब वाई के पास में भैया दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस कुली को रोके पूछे, हाँ भाई क्या पैसे लोगे, ये लोगे वो लोगे, इतना नहीं, कहाँ ले जा रहे हो मेरा सामान, और दूसरा ऑप्शन है कि वो कुछ सवाल नहीं पूछे, चुपचाप कुली भाई साहब के पीछे चलने लग जावे। तो कुली ने ऐसा देते वक्त, ऐसा वो सामान उठा के और बाहर ले जाते वक्त क्या कोई वर्ड्स का इस्तेमाल किया? नहीं किया। और वाई ने, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का इम्प्लाइड ऑफर हो गया या नहीं हो गया, जिसमें वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं। एक्सप्रेस में तो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इम्प्लाइड तरीके का ऑफर हो गया। और वाई ने चुपचाप उसके पीछे, उसे रोका नहीं, चुपचाप उसके पीछे चल दिया। तो वाई का ये एक्ट उसकी हामी है कुली के एक्ट्स के प्रति कि तुम मेरा सामान बाहर ले जाओ। यस, वाई ने भी बिना एक भी वर्ड यूज किए अपनी एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी। यहाँ वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में, जहां पर कुली उसका सामान वाई का बाहर लेके जाएगा और वाई बदले में कुली को उसकी सर्विसेज के बदले में उसे कुछ पैसे देगा सामान बाहर ले जाने के लिए। सो Y does not make any attempt to stop X from carrying the luggage. Is Y bound to make the payment to X? Answer is yes, because ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? एक तरीके का implied या tacit एग्रीमेंट हो गया है, और जहां पर implied ऑफर, implied एक्सेप्टेंस था, कोई भी वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए implied तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। implied ऑफर का implied एक्सेप्टेंस कब आया बेटा? जब वाई ने उस कुली को रोका नहीं और चुपचाप उसके पीछे हो लिए, तो उसने कुली के उन एक्ट्स के प्रति, ऑफर के प्रति अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9. X agrees to sell his ambassador car to Y for 80,000 or 90,000. Is a contract created between the two parties? The answer is no, no, no. Why no? सोच के बताइए, टाइम देता हूं, सोच के बताइए, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया या नहीं आया? द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, या तो मैं 80,000 में तुम्हें मेरी कार बेचूंगा या मैं 90,000 में बेचूंगा। अरे भैया, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है, तो इस वजह से चूंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है, तो फिर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये तो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में भी पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 10. M, a minor borrowed rupees 1,000 from B and agreed to repay it within 3 months. He failed to return the amount after stipulated period, यानी कि after 3 months उसने मना कर दिया। Can B realize his money from M minor through a court of law? हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, they must be, every agreement is legally enforceable if it is made with lawful object, lawful consideration, by free consent of the parties who are competent to contract, who are competent to contract.
माइनर क्या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? ये हम कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पूरा चैप्टर है, वहाँ इसके अलग अलग हम रूप देखेंगे, सिक्के के अलग अलग पहलू देखेंगे। क्या उससे माइनर से वसूला जा सकता है? प्रिलिमिनरी आंसर तो नहीं है, लेकिन कब कब वसूला जा सकता है, फर्दर डिटेल्स और एक्सेप्शंस उस चैप्टर में और देखेंगे। अब भी के लिए आंसर क्या है? एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर, ये शुरुआत से ही गलत होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है, तो ये केवल एग्रीमेंट बन के रह जाते हैं। तो माइनर ने बोरो किया है पैसा, माइनर से आप वापस वसूल नहीं पाओगे थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पॉइंट पूरा हो ही नहीं रहा है। और वैसे भी कहा जाता है एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट ही होते हैं। बात समझ में आ गई? यस। क्वेश्चन नंबर 11, Z agrees to A to discover treasure by magic, जादू से एक खजाना ढूंढने की बातें कर रहे हैं। Z और A आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं कि Z A के लिए जादू से खजाना ढूंढ के लाएगा। क्या इन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है? मुझे बताइए। Isn't it an agreement to do an impossible act? Isn't it an agreement to do an impossible act? क्या कभी जादू से खजाना मिलता है? Yes, कभी नहीं मिलता है। So it is an agreement to do an impossible act. Therefore, it is not a valid agreement or contract, and hence the answer is no. Next, X agrees to let his flat to Y to use as a gambling den, यानी कि जुएबाजी, सट्टेबाजी का घर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने की बात करी है एक्स और वाई ने। एक्स के पास में एक फ्लैट है, वो उसने वाई को किराए पे देने की बात करी है। ठीक है, मेजर एग्रीमेंट किस चीज के लिए है? एक्स वाई को किराए पे फ्लैट दे रहा है। मेन पर्पस क्या है? वाई उसे कैसे यूज लेना चाहता है? एज अ गैम्बलिंग डेन। पता है ये बात, ठीक है, एक्स को ये बात पता है। मंथली रेंट क्या डिसाइड हुआ है दोनों के बीच में? 10,000 रुपए। 3 महीने के बाद में वाई ने पेमेंट करना छोड़ दिया है रेंट का। अब एडवाइस एक्स, क्या वो पैसे वसूल सकता है? अपन ने क्या पढ़ा था? एक तो होते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स और एक होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. Number 1 illegal कौन से? Which have been specifically prohibited by law. ये तो ध्यान है ना आपको। अब गैम्बलिंग करना हमारे यहाँ पर इलीगल माना गया है। कुछ स्टेट्स में हालांकि लीगल है, लेकिन काफी मैक्सिमम जगहों पर इसे इलीगल माना गया है। और हमने क्या पढ़ा था? एन एग्रीमेंट विच इज कोलैटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट, उसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट के कोलैटरल जो भी है वो बाकायदा एनफोर्स कराया जा सकता है। यस, देखो इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा था, डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। तो इफेक्ट ऑन कोलैटरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज void and cannot be enforced, whereas it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may be valid also। ये वो उसको देखने पे ही पता पड़ेगा। तो अब जब आप मेन काम, आपने एक्स ने वाई को जो रेंट पे दिया, और पैरेलल क्या था, मतलब किसकी सहायता करने के लिए दिया? कि वो उसे गैम्बलिंग डेन जैसे चला सके। ठीक है, सो इजंट इट एन कोलैटरल एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। और वाई ने पैसा देना बंद कर दिया है, तो भी अब आप उससे ये एनफोर्स नहीं करा सकते हो, बिकॉज एन एग्रीमेंट विच इज कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड, एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। वापस समझिएगा इस पॉइंट को, वीडियो रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन इलीगल एग्रीमेंट एंड एन वॉइड एग्रीमेंट। यस, ये बात आपको ध्यान होगी ही
बिटवीन एन इलीगल एग्रीमेंट एंड एन वॉइड एग्रीमेंट, बाकायदा ऐसे टेबुलर फॉर्मेट बना के और आपको समझाना है, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, सब समझ चुके हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट वन इज X इनवाइट्स Y, Y इज अ फिल्म एक्टर। तो X ने एक फिल्म एक्टर Y को इनवाइट किया अपनी डॉटर के एंगेजमेंट की डिनर पार्टी पे। Y ने एक्सेप्ट भी कर लिया, प्रॉमिस भी किया अटेंड करने का। X ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, Y के लिए पैसा खर्चा भैया एट द पार्टी, बट Y भाई साहब वायदा करके आए ही नहीं, ही डिडंट टर्न अप। X enraged with Y's behavior, गुस्सा आ रहा था उसको, खफा हो गए। X wanted to sue Y for losses incurred in making special arrangements. X is seeking your advice, क्या वो ऐसा कर सकता है? अब बताइए, तो ये कैसे तरीके का एग्रीमेंट हो गया? ये एक तरीके के सोशल एग्रीमेंट हो गया जहां पर देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो फिर एक्स के हाथ में अब कुछ नहीं है बाबा, केस वेस नहीं कर सकता है और कोई डैमेजेस वसूल नहीं सकता है। हाँ, इस क्वेश्चन को यदि मैंने इस तरीके से मोल्ड किया होता, वाई एक फिल्म एक्टर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक्स के साथ में कुछ पैसे लेकर कि मैं आपकी बच्ची की शादी में आऊंगा और बदले में 5 लाख रुपए लूंगा एक नाइट के, ठीक है, तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता बाकायदा, ये कोई सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं रहता, ये कैसा हो जाता? कमर्शियल एग्रीमेंट। और कमर्शियल एग्रीमेंट लीगल, उसमें प्रिज्यूम किया जाता है देयर इज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यस, इसलिए यदि ये वैसा कुछ एग्जाम्पल होता तो फिर एक्स को पूरा अधिकार था अब डैमेजेस वसूलने का और अपने पैसे भी वसूलने का, लेकिन अभी वाई से वसूलने का इस वाले प्रेजेंट सिचुएशन में उसको कोई अधिकार नहीं है। और सिंपल सा कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एग्रीमेंट्स, एंड माइंड यू सोशल एग्रीमेंट्स प्रिजम्पशन नहीं लिया जाता है दैट देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं माना जाता है। जब ये माना ही नहीं जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं तो फिर कैसे डैमेजेस वसूल करोगे भैया? बात आई समझ में? कुछ क्वेश्चंस मैंने फटाफट डिस्कस किए, इनको डिटेल में आप अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ के अनुसार क्या करेंगे? नोटबुक में इनके आंसर्स लिखना चालू करेंगे, तभी हम अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन देख पाएंगे और इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर वही बोलता हूँ कि अपना ध्यान रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में बुजुर्गों का भी ध्यान रखिएगा। यस, और बाहर तब तक मत निकलिएगा जब तक कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। सेल्फ डिसिप्लिन रखिएगा, पढ़ाई का टाइम निर्धारित कीजिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा, डेली वीडियोस देखिए, बार बार देखिए। जितनी धार अपनी दिमाग को लगाएंगे उतना मज़ा आएगा आगे पढ़ाई करने में और नंबर स्कोर करने में और कंसेप्ट्स क्लियर करने में। क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, एंड वंस अगेन वापस ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कीजिएगा, प्रॉब्लम हो पूछिएगा। Thanks a lot for today's class, and with this we come to an end to chapter number 1 of our Indian Contract Act. Thank you very much.